हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सक्ष्मी नॉलेज। आज हम अपना चैप्टर 21 क्लास 12 होम साइंस का कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विकास, संचार तथा पत्रकारिता। इस चैप्टर का पहला वीडियो आ चुका है। अगर आपने वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो देखिएगा और फिर ये वाला। इस वाले वीडियो में हम विकास संचार के साधनों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 4 हैं। पहला है अभियान, दूसरा है रेडियो। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ ये वाले 2 कंटिन्यू करेंगे और बाकी के बचे हुए 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट है अभियान। अभियान के लिए देखिए एक फ़ोटो दिया हुआ है। ये रेड रिबन एक्सप्रेस का एक कार्यक्रम का फ़ोटो है, जिसमें देखो एक स्टेज लगाया हुआ है, माइक की व्यवस्था की हुई है, जिसके थ्रू मैसेज दिया जा रहा है। मतलब अपने विचारों को सामने वाले के सामने प्रकट किया जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं? इसको संचार बोलते हैं। तो विभिन्न संचार विधियों का उपयोग कर उसका मिला जुला उपयोग कर किसी विषय पर प्रदर्शनी करने के लिए अगर प्रयोग किया जाता है, उसको अभियान कहते हैं। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। अभियान का अर्थ है विभिन्न संचार विधियों की सामग्री, जैसे बैठकें, भ्रमण लेख, पत्रक और पूर्व निर्धारित समय के लिए किसी प्रदर्शनी या किसी विषय पर प्रदर्शनी करने के लिए मिला जुला उपयोग अभियान कहलाता है। ठीक है, इसके ये ना भली भांति आयोजित है। ये भली भांति आयोजित होते हैं। भली भांति आयोजित का मतलब है इनको बहुत अच्छे से आयोजित किया जाता है। इनके लिए जैसे स्टेज लगा है, स्टेज की व्यवस्था की गई होगी, है ना, टेंट्स की व्यवस्था की गई होगी, चेयर्स वगैरह की व्यवस्था की गई होगी। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं ये भली भांति आयोजित होते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? अभियान की विशेषता है ये हमें जानकारी देते हैं, विशिष्ट संदेश प्रदान करते हैं, ये हमारी स्मृति से जुड़ जाते हैं। स्मृति से जुड़ जाने का अर्थ यह है कि ये हमें सदा याद रहते हैं, हमारे ध्यान में रहते हैं। अभियानों के बारे में हमें आज भी पता है, जैसे स्वतंत्रता के टाइम पे जो भी अभियान चले थे उनके बारे में थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन पता है। जैसे भारत छोड़ो अभियान, है ना, ऐसे ही कई। और अभी के टाइम में रिसेंटली अगर कहूँ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत अभियान, जो कि बहुत बड़े लेवल पे थे और इनको हम अच्छे से जानते, अच्छे से समझते हैं इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये और क्या करते हैं अभियान, और ये हमें एक मतलब कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, है ना, और एक अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। एक अनुकूल वातावरण उत्पन्न होता है अभियान के दौरान, जो हमें कार्य को व्यवहार में लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, ये हो गया अभियान। आइए एक अभियान के बारे में जान लेते हैं, वो है रेड रिबन एक्सप्रेस। रेड रिबन एक्सप्रेस एक देशव्यापी अभियान है। इसमें देखिए विभिन्न अपने विचारों को प्रकट करने के लिए कितने तरीक़ों का उपयोग किया गया। पैम्फलेट्स हैं, पीछे पोस्टर्स लगाए हुए हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है? एक देशव्यापी अभियान है जो कि HIV एड्स के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विशेष रूप से एक ट्रेन डिज़ाइन करी गई थी, जिसने एक वर्ष में 9000 किलोमीटर से अधिक तक चली थी और 180 ज़िले के होल्ड स्टेशंस तय किए थे, जिसमें उसने 43,200 गाँव में कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप आयोजित किए थे। इस ट्रेन के बारे में जानते हैं। इस ट्रेन में क्या था? इस ट्रेन में 7 डब्बे थे। 7 डब्बों में अलग अलग चीज़ें। पहली, जैसे सपोज़ मान लेते हैं, पहले डब्बे में शैक्षणिक संस्थान, जैसे शिक्षा देने के लिए, जागरूक बनाने के लिए, साइंटिफिक लेवल से HIV एड्स को समझाया जा रहा होगा, इसके कारण क्या होते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है आदि। और ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया था, जैसे टच स्क्रीन्स, 3D मॉडल, जिसमें कोई इन्विजिलेटर की ज़रूरत नहीं है आपको समझाने के लिए, आप खुद ही उससे समझ सकते हो, जैसे कि म्यूज़ियम्स वगैरह में होता है ना। और
नेक्स्ट इसमें परामर्श देने के लिए केबिन्स थे, डॉक्टर्स के केबिन्स थे और चिकित्सा व्यवस्था के लिए भी केबिन्स थे, जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए, ठीक है। और इस रेड रिबन एक्सप्रेस की यात्रा कहाँ से शुरू हुई? हमारे देश का सबसे निचला हिस्सा यानी कन्याकुमारी से इसकी यात्रा शुरू हुई थी और इसकी यात्रा 1 दिसंबर से शुरू हुई थी। 1 दिसंबर 2007 से इसकी यात्रा शुरू हुई थी। इस दिन क्या होता है? इस दिन वर्ल्ड एड्स डे होता है, ठीक है। और इसने परिक्रमा शैली को अपनाया था, यानी ये किसी एक जगह से, सपोज़ किसी एक जगह से ये चली है और ये ऐसे लगभग सारा भारत, सारे राज्य में होती हुई वापस उसी जगह, उसी स्टेशन पे आती है। इस तरह इसने परिक्रमा शैली को अपनाया था, ठीक है। नेक्स्ट इसने 180 स्टेशंस पर रुककर भारत के लगभग सभी राज्यों से होकर गुजरी, ठीक है। और प्रत्येक स्टेशन पे क्या करते थे, जिसकी मैंने बताया कि कार्यक्रम होते थे, ऊपर फ़ोटो भी देखी थी हमने। तो उन कार्यक्रमों को करने वाले जो कलाकार होते थे वो इन्हीं ट्रेन्स में होते थे और विभिन्न समूह में बँट जाते थे। जैसे सपोज़ एक स्टेशन पे वो गाड़ी रुकी तो यहाँ पे कुछ उतर गए और फिर कुछ अभिनय करने वाले कलाकार उतर गए और आसपास के गांव में जाकर विचार वगैरह जो भी अपना कार्यक्रम करना है वो सब कर लिया। जैसे कि कार्यक्रम अलग अलग तरीके से, नुक्कड़ नाटक हो गए, लोकगीत हो गए, कहानियाँ हो गई, समूह परामर्श हो गए, जिसके द्वारा वो HIV एड्स के बारे में बताते थे कि ये क्या परेशानी होती है, इससे कैसे होती है ये बीमारी, कैसे इससे बचा जा सकता है, क्या इसका इलाज है, ये सब हो गया है ना। अब हमने ये तो देख लिया कि ये क्या था, ये कैसे शुरू हुआ, है ना। अब देखते हैं इसको शुरू किसने किया, किन लोगों ने साथ में मिलकर इसको कार्यान्वित किया। तो सबसे पहले हैं हमारे राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन यानी NACO, ठीक है। दूसरा है नेहरू युवा केंद्र संगठन, यूनिसेफ, UN एड्स आदि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भारतीय रेलवे के साथ मिलकर इसको कार्यान्वित किया, ठीक है। इन सब ने मिलकर इसको चलाया, ठीक है। तो अब हम उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य क्या है इसका सबसे पहला उद्देश्य तो यही है कि प्राथमिक निवारण सेवाओं के बारे में सूचना दी जाए। अब ज़मीनी स्तर की ये योजना थी, अभियान था जिसमें ज़मीनी स्तर पर जाकर लोगों के पास जाकर गांव में जागरूकता उत्पन्न करना। तो उनको ये भी बताया जाएगा, ये भी इसका उद्देश्य है कि उनको बताना कि एड्स के लिए क्या निवारण निकाले गए हैं, क्या प्राथमिक निवारण सेवाएं हैं, उसके बारे में सूचना देना। दूसरा, बीमारी के लिए समझ उत्पन्न करना। इसका मतलब यह है कि एड्स को लोग कलंक मानते हैं, तो इस मानसिकता को दूर करना, कम करना और जो एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के साथ जो भेदभाव होता है उसको कम करना, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसका जो रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्यप्रद आदतें तथा जीवन शैली के बारे में लोगों की समझ को और जानकारी को बढ़ाना। लोगों को बताना कि कैसी जीवन शैली अपनाएं जो वो ऐसी बीमारी से बचे रहे, एड्स से बचे रहें, और कैसी आदतें अपनानी चाहिए जो HIV एड्स ना हो और इस बीमारी से बचे रहें, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा रेडियो तथा टेलीविज़न। टेलीविज़न और रेडियो। भाई रेडियो सर्वाधिक लोकप्रिय है क्योंकि ये सबसे सस्ता, सुविधाजनक जनसंचार माध्यम है, ठीक है। टेलीविज़न से ज़्यादा लाभकारी है क्योंकि ये सस्ता है और एक चल माध्यम है। और ये पत्र जैसे प्रिंट मीडिया से भी ज़्यादा लाभकारी है क्योंकि प्रिंट मीडिया साक्षात्कार जो पढ़े लिखे हैं, जो शिक्षित हैं, उनके लिए तो ठीक है, उनको सूचना देगी अच्छे से, मतलब उनके लिए सही है, लाभकारी है। लेकिन उनका क्या, जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो तो सुनकर और देखकर ही जानकारी पाएंगे ना। इसलिए रेडियो सर्वाधिक लाभकारी भी कहा जा सकता है और सुविधाजनक भी कहा जा सकता है। सुविधाजनक इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ये चल माध्यम है, अर्थात कार्य या आराम के समय श्रोता के पास रह सकता है, क्योंकि भाई पता ही होगा रेडियो कैसा होता है, ठीक है। तो हम रेडियो के बारे में एक चीज़ पढ़ते हैं। जन सेवा उद्घोषणा सामान्यतः तुकबंदी के रूप में कार्यक्रम के बीच में 10 से 60 सेकंड तक संक्षिप्त संदेश होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे जो भी रेडियो पर कार्यक्रम चल रहे हैं, सपोज़ गाने का कोई कार्यक्रम चल रहा है, उसके बीच में
10 से 60 सेकेंड्स का ब्रेक आएगा। उसमें ना कोई संक्षिप्त संदेश दिया जाएगा। संदेश जैसे कि तम्बाकू की आदत कैंसर को दावत, ऐसे कर कर एक छोटा सा संदेश है, लेकिन कितना कुछ बता रहा है कि अगर तम्बाकू खाओगे और इसकी आदत रखोगे इसको खाने की तो आपको कैंसर हो सकता है, कैंसर को आप दावत दे रहे हो। इस तरह छोटे छोटे संदेश जो मेनली जनता की भलाई के लिए किसी विचार या संदेश का विज्ञापन होता है। ठीक है, जनता की भलाई के लिए किसी विचार या संदेश का विज्ञापन होता है। जैसे यातायात के नियमों के बारे में, जैसे आपने सुना ही होगा, रेडियो पे बहुत आता था ये, ए भाई ज़रा देख के चलो वाला, आगे ही नहीं पीछे भी, जो सेफ ड्राइव के लिए यूज़ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सामुदायिक रेडियो। सामुदायिक रेडियो में रेडियो की शुरुआती सीमा एक नए फॉर्मेट के साथ स्थानीय रेडियो आया, जिसको समुदाय रेडियो भी कहते हैं। इसमें क्या था, ये एक सफलतापूर्वक जन माध्यम के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इसमें सामुदाय रेडियो का अगर यूनिसेफ के अकॉर्डिंग मैं इसका परिभाषा दूँ तो समुदाय रेडियो समुदाय के द्वारा चलाया जाता है, समुदाय के लिए चलाया जाता है और समुदाय की आवाज़ है ये। क्योंकि इसमें समुदाय मतलब समाज में जो भी लोग अलग अलग समुदाय के हैं, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, वो सारे यहाँ पर आकर अपना कल्चर का, अपने ट्रेडिशन का बारे में बता सकते हैं। और आकाशवाणी को भी इसमें स्थान दिया गया था, जो कि लोकप्रिय बनी और स्थानीय रेडियो स्टेशन को एक नई संकल्पना भी प्रदान की। यानी अब जिसमें प्रसारण पत्रिका और व्यवसाय की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि आकाशवाणी में पत्रकारिता में जो भी न्यूज़ आती हैं वो सब आकाशवाणी में बताई जाती है, बोली जाती है, जो कि निरक्षर जो हैं, जो शिक्षित नहीं है, वो सुन सकते हैं। तो ये लाभकारी हो गई। ठीक है, और थोड़ी सी ही लागत में एक सीमित क्षेत्र में प्रसारण की संभावना सहित एक रेडियो स्टेशन स्थापित किया जा सकता है। इसीलिए इसको और ज़्यादा बढ़ावा मिला सामुदायिक रेडियो को। ठीक है, इसमें और देखते हैं समुदाय रेडियो जो सामान्यतः ये विकास करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये ना लोगों की आवाज़ बनकर सामने आता है, अभिव्यक्ति के अधिकार को बढ़ाता है। ठीक है, और युवकों को विकास, संचार तथा पत्रकारिता में जीविका के क्षेत्र को बढ़ाता है। यानी वो यहाँ पर जैसे रेडियो जॉकी बन सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उनको एक जीविका मिल जाती है यहाँ से। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, ये जीविका का एक मार्ग है और ये समुदाय के बारे में भी बताता है। इसमें कार्यक्रम जो होते हैं उसमें विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपने जो कल्चर है उसके बारे में बता सकते हैं। तो ये संस्कृति को बचाने के लिए भी लाभकारी है, क्योंकि उस संस्कृति के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता चलेगा, उसके लाभ के बारे में पता चलेगा, तो संस्कृति बनी रहेगी। तो इस तरह भी हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये गैर सरकारी संस्थाओं तथा शिक्षण संस्थाओं को विकास के विषय में सूचनाएं प्रसारित करने के लिए स्थानीय समुदाय रेडियो स्थापित करने के लिए एक अनुमति प्रदान करता है। यानी ये ना शिक्षण संस्थान और गैर सरकारी संस्थाओं के लिए भी कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके कुछ उदाहरण है। जैसे वनस्थली विद्यापीठ, जहाँ पर बहुत ही अच्छे से सामुदायिक रेडियो कार्यरत हैं, जहाँ पे समुदाय की आवाज़, समुदाय के ही लोग इस रेडियो को चलाते हैं, जो कि अब समुदाय की ही आवाज़ बनते हैं और समुदाय को ही बताते हैं। ठीक है, ये मेन चीज़ है, इसमें ये ही याद रखें। रेडियो का देखा, अब देखते हैं हम टेलीविज़न का। टेलीविज़न अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्थानीय स्तर पर अनेक चैनलों द्वारा विविध कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। कार्यक्रम जैसे वार्ता कार्यक्रम, जो इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, वास्तविक घटना पर आधारित कार्यक्रम जैसे रियलिटी शोज़, प्रतियोगिता वाले कार्यक्रम जैसे डांसिंग शोज़ वगैरह, और इसके अलावा निजी चैनल्स द्वारा शैक्षणिक महत्व को बढ़ावा देने के लिए या शैक्षणिक महत्व के कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं या दिखाए जाते हैं, जिसमें कोई पर्टिकुलर इन्विजिलेटर कोई एक सब्जेक्ट लेके पढ़ा रहा है। तो ये निजी चैनल्स का कोई फेमस नेम तो नहीं है, मतलब काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन इतने ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा जिनको सोनी या स्टार्स के बारे में इतना पता है। ठीक है, तो ऐसा कोई फेमस नेम तो नहीं है, बट ये शैक्षणिक महत्व के लिए कार्यरत हैं और वे कार्यक्रम चलाते हैं। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि जो टीवी है न केवल मनोरंजन के लिए उपयोग में लाया जा रहा है, बल्कि ये शिक्षा के लिए भी उपयोग में लाया जा रहा है, और दोनों के लिए ही उपयोग में लाया जा रहा है। तो आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दूरदर्शन के रूप में टेलीविज़न ने 1959 में दिल्ली से अपना आरंभिक कार्यक्रम पश्चिमी जर्मनी द्वारा प्रस्तुत उपकरण के साथ शुरू किया।
तो यहाँ पे फर्स्ट 1 मार्कर में क्वेश्चन आ जाता है आपका कि इंडिया में किस तरह टेलीविज़न का शुरुआत हुआ। तो आप ये लिख सकते हो कि दूरदर्शन के रूप में, ठीक है। और कब हुआ, तो 1959। कहाँ से हुआ, दिल्ली से। कौन से उपकरण यूज़ किए गए थे, पश्चिमी जनवरी द्वारा प्रस्तुत उपकरणों को यूज़ किया गया था। तो ये होगी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैंने विकास संचार के 2 साधन कवर करा लिए हैं, और इसमें लास्ट ये देख लेते हैं। जैसे ये देख लीजिए, एवोल्यूशन ऑफ टेलीविज़न्स, कैसे कैसे इसके मॉडल्स में डिफरेंस आया। देखो 1950 में ये स्टैंड्स आ गए, फिर ये ड्रॉर्स आ गए, फिर ये बटन्स आ गए। और ऐसा नहीं है कि कोई भी एक, जैसे 1970s का 1970s में ही रहा, 80s में नहीं रहा, लेकिन ये मॉडल्स में चेंजेस आए। एवोल्यूशन क्या था ये देख सकते हैं हम। और ये वाला तो सब जानते ही हैं, ये दोनों तो बहुत ज़्यादा रीसेंट हैं और अभी भी चल रहे हैं दोनों ही, ठीक है। तो ये हो गया आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए विकास संचार के 2 साधनों के बारे में पढ़ेंगे और एडिसेट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।